पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने कल अप्राकृतिक संसाधन जिनमें घनत्व, दबाव और तापमान प्रमुख हैं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जिनके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें ज्ञान होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक साधन जो हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान के हिसाब से। ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा बाहर की तरफ निकलते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान ऐसा विश्वास करते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है और इसे मैग्मा चैम्बर नाम देते हैं। यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर इन विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी में एक ऐसा भाग अवश्य है जो तरल अवस्था में, परंतु जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक भाग में चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं रह सकती। इस प्रकार आंतरिक भाग न ठोस होगा न कि तरल। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि के पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाए, जिसके कारण चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाता। दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सर्वाधिक विश्वसनीय दो तथ्य मिलते हैं, वो हमें भूकंप विज्ञान से मिलते हैं। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से भूकंपीय लहरों का अंकन करके उसका अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों की जब हम बात करेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी जिसे हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले भूकंप मूल अर्थात फोकस। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, तथा भूकंप केंद्र वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप अधिक केंद्र कहते हैं, अर्थात एपी सेंटर कहते हैं। जब भूकंप आता है तो उस समय कई प्रकार की लहरों उत्पन्न होती है और इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। इन भूकंपीय लहरों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हैं प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरी सेकेंडरी अथवा गौण लहरें और तीसरी धरातलीय लहरें। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे की। प्राथमिक तरंगें वे भूकंपीय लहरें हैं जो ध्वनि की लहर के समान होती है तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सिद्ध में होती है। इस प्रकार की तरंगें सबसे अधिक वेगवान होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। गौण लहरें अथवा आडी तरंगें, ये द्वितीयक अथवा गौण लहरें जो कि जल तरंग अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है। इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, इसी कारण इन्हें आडी लहरें भी कहते हैं। एस वेव्स, संक्षेप में इन्हें एस वेव भी कहा जाता है। ये लहरें प्राय तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं तथा ये लहरें भी अत्यधिक गहराई में प्रविष्ट होती हैं। तीसरे प्रकार की जो भूकंपीय लहरें होती हैं उन्हें धरातलीय लहरें कहा जाता है। ये धरातलीय लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। यद्यपि इनकी गति बहुत कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है। सर्वप्रथम लघु अथवा कमज़ोर कंपन होता है जिसे प्राथमिक कंपन कहते हैं।
कुछ समय अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली कंपन होता है जिसे द्वितीय कंपन कहते हैं। इसके बाद मुख्य अवधि वाला कंपन होता है जिसे मेन कंपन कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रम से P, S और L लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तरंगों की इन भूकंपीय लहरों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग अर्थात कोई होमोजेनियस बॉडी है जिसकी संरचना में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, उस भाग से सीधे मार्ग में गुजर जाती है। इस आधार पर अगर हम माने कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक तरह की समान घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होता है तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के एक ओर तक सीधी रेखा में पहुंच जाती हैं। परंतु जब भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है तो हमें ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर एक वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण ही लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में ये लहरें P और S वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। S लहरों का यह स्वभाव होता है कि ये तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर S लहरें लुप्त हो जाती हैं तथा P लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती है और पृथ्वी के कोर में S लहरों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक की गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकिल तरल अवस्था में है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी परत चट्टान की पतली परत के नीचे विभिन्न परतें पाई जाती है जिनमें घनत्व में अंतर होता है। सबसे पहले ऊपरी परत का निर्धारण जेफ्रीज ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी में 1906 में जो भूकंप आया उसके अध्ययन के आधार पर एक P और S के अलावा एक ऐसे तरंगों के युग्म का पता लगाया जिसकी गति सबसे कम थी। PG लहर 5.4 किलोमीटर और SG 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के ऊपरी धरातल में यात्रा करती थी। ये लहरें जिन शैलों से होकर गुजरती हैं उनका घनत्व 2.7 था। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है और इन दो लहरों से पूर्व P और S लहरों का अंकन होता है जो न्यून वेग से ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है। ऊपरी परत के बाद में मध्यवर्ती परत। कोनार्ड ने ट्राइन में 1932 के भूकंप के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया जिसे उन्होंने P स्टार और S स्टार नाम दिया। इन तरंगों की गति PG और SG तथा P और S के बीच थी। P स्टार लहरें 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S स्टार लहरें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती हैं। इन लहरों के मध्यवर्ती गति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 है। इस परत की वास्तविक चट्टानों के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि मध्यवर्ती परत बेसाल्ट की बनी हुई है और इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर है। निचली परत। P तथा S लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। इनमें P लहर 7.8 किलोमीटर तथा S लहर 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है। इसके आधार पर एक निचली परत का आभास होता है और संभवतः यह अधिक घनत्व वाली चट्टानों की से बनी हुई है। इसका निर्माण डूनाइट अथवा पेरियोडाइट से हुआ है और धरातल से इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूकंप विज्ञान से जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है और पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद।